हेलो फ्रेंड्स, सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम 70वें बीपीएससी को लेकर के रुक्मिणी प्रकाशन का सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम 1 है और अभी ये लेटेस्ट मार्केट में आया हुआ है। इसमें 70वें बीपीएससी जो प्रशासनिक सेवा का जो वैकेंसी निकाला गया है, इससे रिलेटेड इसमें 15 सेट है और सभी सेट को हम बारी बारी से करेंगे। और हम एक दिन पोल करवाए थे तो उसमें आप लोगों का जवाब आया कि यस सर शुरू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। तो सेट ये हमारा टेस्ट सीरीज जो है ये फर्स्ट है, यानी कि एक सेट नंबर 1 है और इसमें आपका कुल 150 प्रश्न है, जिसमें कि मैथ, साइंस, रीजनिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से लेकर के 150 सारा प्रश्न बनाया गया है। तो इसमें हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी जितने भी जीएस का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करेंगे। और अगर आप लोग इसका जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब भी देंगे। देखिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सारा जीएस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये बीपीएससी का है तो बीपीएससी में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आपका भी बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, दरोगा में भी आ सकता है। तो आइए बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 8वीं सदी ईसा पूर्व के काल को, ऑप्शन बी है 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को, ऑप्शन सी है 4ठी सदी ईसा पूर्व के काल को और ऑप्शन डी है 4ठी सदी ईसवी के काल को। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबका करके जवाब नहीं दीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं, तो द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। अब इसके बारे में कुछ हम आपको व्याख्या बता दें। देखिए, भारत के इतिहास में जो है द्वितीय नगरीकरण का काल 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी के मैदान में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल में किस घाटी में जो है नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो याद रखेंगे मध्य गंगा घाटी। कहाँ हुई थी? मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है इसमें आपका क्या हुआ था, नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग हुआ था, तो याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहा के प्रयोग से कृषि में अधिशेष प्राप्त होने के कारण वह नगरीकरण प्रक्रिया संभव हुआ। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था, तो लोहा की धातु का प्रयोग हुआ था। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका वेद से लिया गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। यानी कि 10, आप लूसेंट में पढ़े होंगे 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध का नाम आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो 10 वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ऑप्शन ए है 6ठे मंडल, बी है 7वें मंडल, सी है 100वें मंडल, सी है 9वें मंडल और डी है 10वें मंडल। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 7वें मंडल में जो है 10 राजन युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र कौन लिखे हैं, तो विश्वामित्र लिखे हैं, याद रखेंगे। और आपको जवाब देना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना आप लोग को पता होगा कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी थी, ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी थी 2014 में, तो उसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत किया गया था। इसके तहत क्या था, तो सभी सांसदों को गांव को गोद लेना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 2014 में जो है सांसद ग्राम आदर्श योजना की शुभारंभ की गई थी। याद रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। उज्ज्वला योजना आप लोग कमेंट करके बताएंगे उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 1वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
का 6वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, पराग्वे। पराग्वे जो है 6वां इसका अस्थायी अध्यक्ष बना है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था? देखिए याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे सवाल पूछे कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग होता है। उसके बाद बिहार का बंटवारा 1936 ईस्वी में होता है और बिहार से एक नया राज्य का बंटवारा किया जाता है और उसका नाम पड़ा उड़ीसा। याद रखेंगे, उड़ीसा। उसके बाद बिहार का पुनः बंटवारा 15 नवंबर 2000 को हुआ और एक नए राज्य का नींव पड़ा जिसका नाम पड़ा झारखंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन ए है 16, बी है 18, सी है 22, डी है 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 जिलों को मिलाकर के झारखंड राज्य का गठन किया गया था। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जब झारखंड राज्य का गठन किया गया उस समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो याद रखेंगे 18। आइए एक छठे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और याद रखेंगे बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। और शुक्र को याद रखेंगे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस नगर स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो घर होता था तो उसका दरवाज़ा, मुख्य द्वार जो है सड़क की ओर ना होकर के घर के पीछे की ओर होता था। तो उसी के बारे में कह रहा है कि इसका अपवाद, मतलब ऐसा मकान का अपवाद यानी इस सभ्यता का अपवाद जो है किस नगर स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लोथल, याद रखिएगा। और लोथल था क्या, तो याद रखेंगे लोथल एक बंदरगाह था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल क्या था, तो लोथल एक बंदरगाह था। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का बना हल, ठीक है, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे। या चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, याद रखिएगा बनौली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनौली से मिट्टी का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है खारवेल, बी है महापद्मनंद, सी है अशोक, डी है समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कलिंग राजा खारवेल जो है हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। याद रखेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन शासक से संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 15 सेट करा दूं बारी बारी से, प्रत्येक दिन एक एक सेट करके, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं सारे सेट को करवा दूंगा। और इसके बाद यूटिटेरिया और जितना भी मार्केट में बीपीएससी से रिलेटेड सेट आया हुआ है सबको हम करवा देंगे। आज से स्टार्ट किए हैं, मेरा पहला सेट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आप जानते हैं कि बजट वही पेश करते हैं जो वित्त मंत्री होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा आर के शनमुखम चेट्टी, कहीं के सेट्टी भी देता है,
तो घबराना नहीं है। कौन है? आर के शनमुगम शेट्टी हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार कितने बार बजट पेश की, तो याद रखिएगा 7 बार वो बजट पेश कर चुकी हैं अब तक। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो निर्मला सीतारमण क्या है? तो लगातार दूसरी बार भारत की महिला वित्त मंत्री बनी और प्रथम महिला वित्त मंत्री बनने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है और इन्होंने 7 बार बजट को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? देखिए, लाख बख्श का क्या मतलब होता है तो समझिएगा, लाखों में दान देने वाले को क्या कहते हैं? लाख बख्श कहा जाता था। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तो लाखों में दान देता था, जिसके कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? तो याद रखिएगा दास वंश का। किस वंश का था? दास वंश। देखिए, दास वंश को ही यामिनी वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का, यहाँ राजा नहीं पूछ रहा है, राजवंश का शासन पूछ रहा है। तो राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तुगलक वंश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तुगलक वंश जो है सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, याद रखेंगे इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश जो है इसका क्या नाम था? तो याद रखेंगे इसका नाम था इवाज। क्या नाम था? इवाज नाम था। और यह क्या किया था? तो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? सूबेदार यानी कि गवर्नर आपको कहीं कहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है। तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था, यानी कि बदायूं का जो है सूबेदार था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 24 वर्षों का अंतर रहा। आप लोग जानते ही हैं, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, ये तो जानते ही होंगे क्वेश्चन। आइए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, अंतिम तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा जगजीवन राम। क्वेश्चन आपसे देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। आप लोग को बताना है कि जगजीवन राम के समाधि स्थल का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है जगजीवन राम के समाधि स्थल का क्या नाम है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1977 ईस्वी, बी है 1980 ईस्वी, सी है 1984 ईस्वी और डी है 1992 ईस्वी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, 1977 ईस्वी में जो है शाह जांच आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ शॉर्ट में।
याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है और आगे चल करके 1920 ईस्वी में क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और 5 फरवरी को याद रखिएगा, 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड की घटना घटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जिसके बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को तत्काल स्थगित करने के लिए घोषणा किए थे। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी। यानी कि 17 जो क्वेश्चन है इसका आंसर 17 नंबर जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, 17 का, हाँ ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा। देखिए इसका ऑप्शन में हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था और ये कह रहा है कि आंदोलन वापस लेने की घोषणा की गई थी। तो 6 जनवरी 1922, 12 जनवरी 1922, 12 फरवरी 1922 और 22 फरवरी 1922। तो मेरे समझ से इसमें या तो क्वेश्चन ही गलत है या तो ऑप्शन ही गलत है, लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है 12 फरवरी 1922 ईस्वी। अगर यहाँ पे होता कि असहयोग आंदोलन किस डेट को समाप्त हुई, तब आपका इसका आंसर होता 12 फरवरी 1922 ईस्वी। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन मेरे समझ से गलत होना चाहिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1919 में किस तारीख को खिलाफत दिवस मनाया गया, तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर को जो है खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान इनको जो है लाठी से चोट लगा था पीछे सर पे, जिसके बाद एक घायल हुए और अंततः नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था, नवंबर 1928 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, एक है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आप लोग को बताना है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, करा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले जो हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे और इन्हीं का लिखा गया पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपसे सवाल पूछेगा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं और इन्होंने क्या किए थे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का आप देख रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करें। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तैमूर लंग, जिसको तैमूर लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर। यानी कि तैमूर लंग जब आक्रमण जब किया था तो उस समय कश्मीर का शासक कौन था, सिकंदर था, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था। ऑप्शन ए है राजस्थान क्षेत्र में, बी है गुजरात क्षेत्र में, सी है कन्नौज क्षेत्र में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हम कुछ सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका हम आंसर आपको बताते हैं। चलिए अब हम इसका आंसर आपको बता दें कि इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इसका व्याख्या आपको बता देते हैं कि डी क्यों होगा। तो याद रखिएगा कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य चिनाब नदी से हिंदकुश तक फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ से फैला हुआ था, चिनाब नदी से हिंदकुश तक फैला हुआ था और जिसमें काबुल भी शामिल था, याद रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है, तो देखिए इसमें चिनाब नदी से लेकर के और क्या बोलते हैं हिंदकुश पर्वत का कोई भी इसमें क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक और पॉइंट इससे आप याद रखेंगे कि जो राजवंश था, इस राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक
अरब आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि हिंदू शाही राजवंश जो है कितने वर्षों तक अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, तो लगभग 200 वर्षों तक। उसके बाद और आपको एक पॉइंट याद रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद आपको ये रखना है कि ये जो राजवंश था इसके अंतिम चरण में शासकों को अफगानिस्तान का क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। तो ये जो हिंदू शाही जो क्षेत्र शासक जो थे, तो इनको अंतिम समय में क्या था, तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, जो काबुल सहित था, काबुल कंधार वगैरह जो था, वो सब छोड़ना पड़ा था। यानी अंततः इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद फिर से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 2002। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी। कहीं कहीं देता है सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुई थी, तो खैर कोई बात नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी, बी है 1960 ईस्वी, सी है 1965 ईस्वी, डी है 1971 ईस्वी। इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1960 में जो है सिंधु नदी जल संधि हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निम्नांकित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5+3+3+4, बी है 3+5+3+4, सी है 4+3+3+5 और डी है 5+4+4+3। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5+5+3+3+4 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 26 तक के क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए। अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था। देखिए महाबलीपुरम जो शहर है उसी के बारे में पूछ रहा है कि किस शासक ने इसे बसाया था। ऑप्शन ए है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी है चोल शासक राजेंद्र प्रथम, डी है चोल शासक राजराज प्रथम। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि महाबलीपुरम जो है उसको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। 1965 से 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी। तो देखिए याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन को बना रहे हैं और याद रहे कि वो बिहार से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन में अगर आपका बिहार दिया हुआ है तो आप आंख मूंद करके बिहार को टिक करेंगे। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपका आंसर सही होगा और इसका भी आंसर क्या है, बिहार ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बिहार से आप लोग जान लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और उस समय जो है लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल था। याद रखिएगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, ईशान उदय योजना से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो ईशान उदय योजना से संबंधित हम लोग को तथ्यों का पहचान करना है। इसमें आपको 3 ठो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद आपको आंसर चुनना है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि यह यूजीसी की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है। दूसरा ऑप्शन है इसकी शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी। तीसरा इसका पॉइंट है यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। अब हम आते हैं इसका आंसर जो दिया हुआ है उस पर देखते हैं।
ए में दिया हुआ है केवल 1 सही है, बी में दिया हुआ है केवल 2 सही है, सी में दिया हुआ है केवल 2 एवं 3 सही है, और डी में है कि सभी यानी 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों सही है। अब क्या है इसको देख लीजिए। तो ईशान उदय योजना जो है यह यूजीसी की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है, और इस योजना को 2014-15 में शुरू की गई, और यह जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है। तो तीनों आपका क्या है, सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था। तो आप लोग को याद होगा कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेजी सेना नायक हेक्टर मुनरो और भारत की 3 बड़ी सेना शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध का नवाब, ये 3 बड़ी सेना के बीच हुआ था, और इस युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो विजयी हुआ था। तो इसमें कह रहा है कि किस माह में हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, धर्म स्थनिज कहा जाता था। यानी मौर्य प्रशासन में जो है दीवानी न्यायालय को धर्म स्थनिज कहा जाता था। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है। यानी कि 14 जुलाई है कि 23 जुलाई या 14 अगस्त या 23 अगस्त, ये चारों में से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तिथि को भारत के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 23 अगस्त को जो है अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय अंतरिक्ष दिवस या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम समझा देते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। देखिए, चंपारण के जो किसान थे तो तिनकठिया कानून से ग्रसित थे, और सबसे पहले उनकी समस्या को राजकुमार शुक्ल जो हैं, राजकुमार शुक्ल उठाते हैं, और राजकुमार शुक्ल अकेला लड़ते हैं। फिर उसके बाद 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की मुलाकात होती है, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी कहाँ आते हैं, बिहार आते हैं, और यहाँ आने पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जिसके बाद तिनकठिया कानून से यहाँ के कृषकों को मुक्ति दिलाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, यानी गांधी जी को किसने बुलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंपारण के मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे। सवाल आपसे पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे। आइए कुछ और आपको चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ और आपको क्वेश्चन बता दूं। अगर आपसे सवाल पूछे कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो याद रखिएगा बत्तख मियाँ। कौन बचाया था, बत्तख मियाँ। अगर आपसे सवाल पूछे कि चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी, तो याद रखेंगे रांची में। कहाँ हुई थी, रांची में। अगर आपसे सवाल पूछे कि चंपारण के कृषकों की दुर्दशा को प्रताप पत्रिका में किसने लिखा था, तो प्रताप पत्रिका याद रखिएगा, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, और इसी प्रताप पत्रिका में जो है बेतिया के एक शिक्षक थे जिनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। क्या नाम था, पीर मोहम्मद मुनीस, और इन्होंने ही प्रताप पत्रिका में चंपारण के किसानों के दुर्दशा को लिखा था। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कर लेंगे। एक और क्वेश्चन जान लीजिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, तो बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का नया गेंदबाजी कोच मॉर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया, इनका संबंध किस देश से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये जो हैं मॉर्ने मार्केल, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और इनको भारत का गेंदबाजी का नया कोच बनाया गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका है पंचायती राज व्यवस्था, बी आपका है नगर निकाय, सी आपका है सहकारी समिति, डी आपका है केंद्र राज्य संबंध से। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
यानी कि 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था, इस सहकारी समिति से संबंधित है। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका मैथ का है, तो हम आपको पहले ही बोले हैं कि मैथ और रीडिंग के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सबको हम लोग करेंगे। 37 भी आपका क्या है, मैथ है, इसको भी छोड़ देते हैं। आइए 37 के बाद हम लोग आगे देखेंगे 38 39 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपका साइंस से है। कह रहा है कि विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, हमारा विकास हार्मोन स्रावित होता है। आप लोग को ये बताना है कि यह जो ग्लैंड है यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर के किस अंग में होता है। आप लोग को ये जवाब देना है, कमेंट करके ये बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली चलाया गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जल जीवन हरियाली जो है वर्ष 2019 में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी वर्ष 2019 ईस्वी। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति एवं अति पिछड़ी जाति कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति एवं अति पिछड़ी जाति कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए है शिक्षा विभाग, बी है श्रम विभाग, सी है कल्याण विभाग, डी है इनमें से किसी द्वारा नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्रम विभाग के द्वारा किया जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 41 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बिहार में मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के संबंध में निम्नांकित कथन कौन सही है। पॉइंट ए है इसकी शुरुआत वर्ष 2018-19 में हुई, बी है इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। अब इसके आंसर को हम लोग देखें। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक एवं दोनों सही है और डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन को फिर से आपको समझाते हैं। तो याद रखिएगा वर्ष 2018-19 में बिहार में मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक जो बिहार के जो युवा हैं उनके बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखें। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्र सरकार की विशेष उद्योग पहल ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार की विशेष उद्योग पहल उड़ान योजना भारत के किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि उड़ान योजना जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है नील नदी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। देखिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिए, 1 मिनट का आपको हम टाइम देते हैं और उसके बाद इसके आंसर को हम आपको समझाएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका ऑप्शन आप देखिए। ऑप्शन ए है यह दो नदियों से मिलकर बनी है, यानी नील नदी के बारे में कह रहा है कि यह दो नदियों से मिलकर बनी है। यह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है। इसका मुहाना लाल सागर में है। अब इसका चौथा दिया हुआ है कि इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। अब इसका हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है केवल 1 एवं 3 सही है, बी है केवल 1 और 4 सही है, सी है केवल 1, 2 और 4 सही है और डी है 1, 2 और 3 सही है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही है। अब क्या है क्वेश्चन आपको बताते हैं। कह रहा है कि नील नदी से संबंधित तथ्य तो एक है, यानी नील नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नील नदी है उत्तरी सूडान और मिस्र में बहती है। याद रखिएगा उत्तरी सूडान और कहाँ बहती है, मिस्र में बहती है। उसके बाद इसका मुहाना भूमध्य सागर में गिरती है। तो तीनों आपका सही है,
एक ए और एक ए है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका गलत है। 3 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका मुहाना लाल सागर में गिरती है, तो लाल सागर में नहीं गिरती है, बल्कि इसका मुहाना कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, आप देख रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। आप लोग इसको अगर बनाना चाहते होंगे तो कहिएगा, इसका PDF हम आपको सुबोध GS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सेंड कर देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप बनाना चाहते होंगे तो सुबोध GS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल मेरा है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पर हम इसको सेंड कर देंगे इसके PDF को। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अब सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यह जो क्वेश्चन है किस भाग का है, संविधान के किस भाग का है। तो आप लोग को पता होगा कि संविधान का जो है भाग 4 में है, राज्य के नीति तत्व, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया गया है। अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 42 में जो है, अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आप लोग को बताना है कि मद्य निषेध किस आर्टिकल से संबंधित है। आप लोग को बताना है कि मद्य निषेध जो है किस आर्टिकल से संबंधित है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद इसका हम ऑप्शन पे चलेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए है वित्त आयोग का अध्यक्ष, बी है वित्त मंत्री, सी है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन होना भी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का सेट है और बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखें। कह रहा है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 3 का क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो है उसमें किसमें इस टाइप का मतलब एक क्वेश्चन का वर्णन है, जो कि ऐसा कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किससे संबंधित है। तो आइए, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार से, यानी राइट टू फ्रीडम। बी आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से है। सी आपका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से। डी आपका है समता का अधिकार। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से है संबंधित एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह किससे संबंधित है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। देखिए, करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको बताना है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है नागपुर, सी है लखनऊ, डी है वाराणसी। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी लखनऊ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए है तिब्बत, बी है लद्दाख, सी है जम्मू कश्मीर, डी है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश से है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देश का तट बनता है।
ऑप्शन ए है ईरान, बी है अजरबैजान, सी है रूस, डी है उपयुक्त सभी का। तो याद रखिएगा, कैस्पियन सागर जो है ईरान से भी बाउंड्री शेयर करता है, यानी ईरान से भी इसका क्या है, ईरान से भी तट बनता है, अजरबैजान से भी बनता है और रूस से भी बनता है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? ऑप्शन ए है सुंडा जल संधि, बी है मलक्का जल संधि, सी है जोहर जल संधि, डी है पाक जल संधि। और क्वेश्चन है मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी मलक्का जल संधि जो है मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। 52 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तथ्य सही है? आइए इसके पॉइंट को हम लोग पढ़ें कि कौन सा सही है। तो पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, पूर्वी चंपारण था। ये तो बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना। ये भी आपका सही है, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका पूर्वी चंपारण और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला आपका पटना, ये दोनों आपका सही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला पटना था, ये भी आपका सही है। चौथा आपका पॉइंट दिया हुआ है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, तो ये भी आपका सही है, यानी चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण में। अगर आपसे शहरी जनसंख्या की बात करें तो पटना में। अगर आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो पटना, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो शेखपुरा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, तो 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास है। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि रोहतास जिला जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो याद रखिएगा, रोहतास जिला जो है आपका, ये आपका 1972 में अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सूफीवाद का एक प्रमुख संस्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरखंडा जो है याद रखिएगा ये सूफीवाद से संबंधित है, और क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिला में वर्तमान में है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि धरखंडा आपका कहाँ पड़ता है, बक्सर में पड़ता है। बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बरखान जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है नदी निर्मित स्थलाकृति का, बी है पवन निर्मित स्थलाकृति का, सी है हिमानी निर्मित स्थलाकृति का, और डी है सागरीय जल निर्मित स्थलाकृति का। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी पवन निर्मित स्थलाकृति का जो है बरखान उदाहरण है। 56 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं भूगोलवेत्ता का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, बी है टॉलेमी, सी है स्ट्रैबो, डी है वेगनर। तो याद रखिएगा कॉस्मोस जो है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की जो है रचना है, याद रखेंगे। 57 क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो सौर कलंक होते हैं उसके काले धब्बे को अम्बरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्बरा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? ऑप्शन ए है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन का, जो बिल्कुल गलत है। बी है तारा के जीवन काल के अध्ययन का, सी है समुद्र विज्ञान का, डी है पर्यावरण विज्ञान का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि तारा के जीवन काल के अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। यानी चंद्रशेखर सीमा में जो है तारा के जीवन काल के अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आइए ध्यान दीजिएगा। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है नागसेन, सी है वसुमित्र, डी है अश्वघोष। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसुमित्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 संप्रदाय नामक जो बौद्ध साहित्य है उसको वसुमित्र लिखे हैं, याद रखिएगा। 60 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम एवं संबंधित प्रमुख विद्वान को सुमिलित करना है। तो आप एक साइड देख रहे हैं दर्शन है, ठीक है, दूसरे साइड आपका विद्वान का नाम है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, दूसरे साइड आपका विद्वान का नाम है। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम सारा चीज़, मैं समझता हूँ इतना पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा, चलिए अब आप लोग को सही दिख रहा होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए न्याय है, न्याय दर्शन के विद्वान को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि न्याय दर्शन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा न्याय जो है गौतम से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्याय दर्शन के कौन थे? तो गौतम। उसके बाद आपका है सांख्य दर्शन। तो सांख्य आप लोग को पता ही होगा कि कपिल मुनि जाने जाते हैं। उसके बाद आपका है योग। तो योग का आप लोग को पता ही होगा कौन थे? पतंजलि थे। और डी जो बच गया वैशेषिक यानी उलूकनाथ, कौन थे? उलूकनाथ, यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेंगे, न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि और वैशेषिक का कनाथ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है। ऑप्शन ए है NaOH, KOH, Na2CO3, NaHCO3। ये चारों में आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ए होगा, NaOH होगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जो हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर मरकरी के साथ और क्या प्राप्त होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, यानी कि कोई भी, देखिए आप जानते हैं कोई भी चीज़ को जो हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, है ना, यानी कि गर्म करने पर मरकरी और क्या होगा? ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। गृह मंत्री ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसमें शामिल है, तो कौन कौन 5 जिले शामिल हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जास्कर होगा, द्रास होगा, चांगथांग होगा, नुब्रा और साम, ये 5 जिले जो हैं आपका लद्दाख में नए बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा इस 5 जिला को आपको रट लेना है, जास्कर, द्रास, चांगथांग, नुब्रा और साम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है? क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये जो है देखिए दस्त एक कबीर मरुस्थल, रूब अल खाली मरुस्थल, ये दोनों आपका कहाँ है, और दस्त ए लूट मरुस्थल, ये तीनों आपका कहाँ है? ईरान में है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 में क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस राज्य में हुई थी? सूचना के अधिकार जो लोग कहते हैं कि RTI से जवाब मांगेंगे, उसी के बारे में कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि इसका आंदोलन जो है राजस्थान में शुरू किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो आप देख सकते हैं मैथ है। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर है? तो आप लोग को पता ही होगा कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो आप लोग को पता होगा कि 9.46 × 10⁻15 मीटर को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से घुमा दिया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी परासरण सघनता की विभिन्नता, ठीक है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है?
तो परासरण सघनता के विभिन्नता के कारण होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी चंगेज खां जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि बलबन किस सुल्तान का गुलाम था। इसका भी जवाब आपको देना है अच्छे से। तो याद रखिएगा बलबन भी आपका क्या था? इल्तुतमिश का गुलाम था, याद होगा आपको। और बलबन ने ही क्या किया था? तो लौह रक्त की नीति को अपनाया था, याद रखिएगा। और बलबन जो है किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? याद रखिएगा ये बीमारी है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है। तो याद रखेंगे यह जो है संदूषित लार से फैलता है। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही, यानी शरीर के भार के 60% से अधिक। ठीक है, यानी कि शरीर के भार से 60% से अधिक क्या होता है? मानव शरीर में पानी होता है। और आपको ऐसे भी दे सकता था 70%, 60%, तो उस टाइप पे 70% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर है मानव शरीर के वजन के 60% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष जो है आपको पता होगा कि 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र पार्टी का था। 75 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ है, आप देख सकते हैं 75, 76 ये जो है आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 77 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सुमेलित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एलिटेम 2000। कौन होगा? एलिटेम 2000, ये आपका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई चर्चित पुस्तक निम्न में से किस भारतीय लेखक की है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, कह रहा है कि द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई चर्चित पुस्तक निम्न में से किस भारतीय लेखक की है? तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड का है। किसका है? रस्किन बॉन्ड का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें अच्छे से। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए नेताओं के नाम दलों को सुमेलित करें। यानी जो एक साइड आपका नेता दिया गया है, दूसरे साइड आपका दल दिया गया है, इससे आपको मिलाना है कि कौन से किस दल के नेता थे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, एस डांगे। तो एस डांगे जो हैं ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ठीक है, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनसंघ के नेता थे। उसके बाद आपका है मीनू मसानी। मीनू मसानी आपका स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। और बच गया आपका अशोक मेहता, याद रखिएगा ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। फिर से एक बार हम लोग देख लें, एस डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। भारत चीन संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है? 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दिया था। दूसरा पॉइंट है, दोनों देशों के बीच पंसिल समझौता अप्रैल 1954 में हुई थी।
तीसरा पॉइंट है तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया। चौथा पॉइंट है अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लें। तो देखिए 1949 में क्या हुआ कि चीनी क्रांति के बाद, चीन में 1949 में क्रांति हुई, इसके बाद जो है कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दिया था, यानी वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको भारत ने क्या किया? मान्यता दिया। उसके बाद दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता, यानी भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता 1954 में हुई थी। उसके बाद तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया था, ये भी क्वेश्चन सही है। अगला है कि अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी पॉइंट आपका सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है प्रलय भारतीय रक्षा तंत्र में क्या है? तो याद रखिएगा यह जो है प्रलय एक मिसाइल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला सौर शहर कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सांची। सांची जो है, सांची में स्तूप भी है, सबसे बड़ा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है, तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत का पहला सौर शहर बना है। 83 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, 83 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है चोकुआ चावल जो हाल ही में खबरों में रहा है से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? तो इसका हम लोग एक एक करके देख लें, उसके बाद इसके आंसर पे आएंगे। तो कह रहा है कि यह असम में उपजने वाला चावल का एक प्रकार है। गलत है, यह असम में नहीं, बल्कि नहीं, सही है, सही है। यह जो है चोकुआ चावल असम में उपजने वाला एक चावल का प्रकार है, सही है। बी आपका ऑप्शन है, बी आपका है इसे अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपका सही है। सी दोनों उपयुक्त सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी चोकुआ चावल के बारे में दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है। चोकुआ चावल कहाँ उपजता है? असम में, और इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने इंडियन पेनल कोड आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो याद रखिएगा भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है। आईपीसी की जगह कौन सा लागू किया गया है? भारतीय न्याय संहिता। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में कौन है? तो याद रखिएगा एलिथीन हो जाएगा, यानी पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक कौन है? एथिलीन है। निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। तो निमोनिया रोग किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे जीवाणु जनित यह रोग है निमोनिया। आप देखते होंगे बच्चों में होता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि निमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को, और जीवाणु जनित रोग है। पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पायरोलुसाइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा यह मैग्नीज का अयस्क है। अगला क्वेश्चन करेंट का है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखना है कि कौन कौन से पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, ये भी गलत है। अब जो बच गया तीसरा नंबर, वो आपका आंसर हो जाएगा। यह योजना जुलाई 2024 में लागू की गई है, बिल्कुल सही है, योजना जुलाई 2024 में लागू की गई है। 90 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो याद रखिएगा अक्टूबर माह को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो जॉर्जिया राज्य है वो अक्टूबर माह को क्या किया है? हिंदू विरासत माह घोषित किया है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई थी? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन ए है कुश्ती, बी है बैडमिंटन, सी है तैराकी, डी है निशानेबाजी। अभी वो हरियाणा में
और हरियाणा की वो विधानसभा की सदस्य भी बन गई हैं। तो इसका आप लोग को जवाब देना है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2018, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू किया गया। ढलवा लोहा, इस्पात एवं पिटवा लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? यानी कि ढलवा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा में से आपसे पूछा है कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें है? तो याद रखिएगा, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। ड्राई आइस यानी कि शुष्क हिम के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो पॉइंट ये दिया हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है। तो देखिए दोनों सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आप देखे होंगे कि शादी वगैरह में जब जयमाला होता है और स्टेज पर जब लड़का लड़की आते हैं तो वहाँ पे गैस टाइप का उड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। और यह क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हम शुष्क हिम भी कहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है, भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम संपीड़ित करते हैं तो क्या बनता है? ड्राई आइस बनता है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आप लोग को याद ही होगा कि छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक 2023 से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। क्वेश्चन को पहले अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर आगे चलेंगे। तो देखिए अब इसके पॉइंट को हम लोग देखेंगे। कहता है, इसका शीर्षक संविधान विधेयक 2023 था। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है कि यह लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया। सी नंबर पॉइंट है, यह 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हो गया। 4 नंबर है कि इस पर 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। तो देखिए सभी सही है, यानी कि जो महिला आरक्षण विधेयक के बारे में जो सारे पॉइंट हैं सारे सही हैं। एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं। यानी इसका शीर्षक संविधान 128वां संशोधन यह हुआ और इसका संविधान शीर्षक जो था विधेयक 2023 था। यह लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया। यह 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हो गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति इस पर अपना सहमति भी जताई। ठीक है, तो सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी MgOH का हॉल 2। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, जाफराबादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। तो याद रखेंगे जाफराबादी जो है ये बकरी का नस्ल है। ठीक है, जाफराबादी बकरी का नस्ल है, याद रखिएगा, और ये कश्मीर में पाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई? देखिए क्वेश्चन घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का, स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो याद रखिएगा 1968 में। बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बिहार के कटिहार में जो है आपका गोगाबिल झील है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गोगाबिल झील कहाँ है या किस राज्य में है? तो बिहार में है, और किस जिला में है? कटिहार में है। आइए 101 नंबर क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में से कौन हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये भी सही है, ये भी बिहारी थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। और भी है न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा, यानी कि दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन नदी म्यांमार में बहती है? यानी कि ये जो चारों जो ऑप्शन है, तो इसमें 2 आपका ऑप्शन है, इरावदी और साल्विन। ये दोनों नदी में कौन सी नदी म्यांमार में बहती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इरावदी नदी और साल्विन नदी दोनों म्यांमार में बहती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों। निम्न में से कौन शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है?
देखिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग को पता भी होगा कि कृष्णा नदी के किनारे जो है कौन से शहर है। इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे। ऐसे इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको बताना है कि इसमें से कृष्णा नदी किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। विजयवाड़ा, सांगली और नासिक, क्या तीनों है या दो है, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन संस्थान लखनऊ में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। पूर्व मध्यकाल में कारकेट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? इंपॉर्टेंट क्षेत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कारकोट वंश का आपको पूछ रहा है कि शासनकाल किस क्षेत्र में था, तो आप जानते होंगे कि कश्मीर क्षेत्र में जो है कारकोट वंश का शासन था। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? तो ये भी आपको पता होगा, 12वीं, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निम्न में से कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों स्थान पर, यानी कि कोंडली जो हरियाणा में है और तंजावुर जो तमिलनाडु में है, दोनों स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं एवं संबंधित प्रमुख उद्देश्यों विशेषताओं को सुमिलित करें। तो इसको हम लोग पहले सुमिलित अच्छे से पहले कर लें, उसके बाद हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा। ए में है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इसका दो हो जाएगा, यानी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद आपका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना इसका लक्ष्य था। और उसके बाद आपका है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या था कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे सवाल पूछे कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 2015 में शुरू किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। 111 नंबर क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ से है, इसको छोड़ देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पोटेशियम आयन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको पता होगा कि पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। दिया हुआ है, जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंपा था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कांग्रेस का कार्यभार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सौंप दिए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है? तो याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम भी है और तर्जुमानुल कुरान भी है, यानी कि दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, तर्जुमानुल कुरान और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है? तो पता ही होगा कि त्रिसंयोजक बंधन यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है नाइट्रोजन अणु में होता है। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन देखें। गौतमी पुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा ये सातवाहन वंश का शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर जो है दिया हुआ है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो याद होगा आप लोगों को कि 1961 में एनसीईआरटी का स्थापना किया गया था।
भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं। आमतौर पर 50-100 साल बाद वे बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या ना होना चाहिए था, है ना, बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। तो वे कौन से कुल के पौधे कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेम्बूसा बुल्गोरिस। यानी बेम्बूसा बुल्गोरिस जो पौधे होते हैं ये एक ही बार फुलाते हैं और 50 से 100 साल के बाद क्या होते हैं, फल देते हैं और फिर पौधे मर जाते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम क्या था? तो याद रखिएगा, विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप जो है केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम था। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि प्रारंभ में जो है कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कोई नहीं। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, तो याद रखिएगा कितने हैं, 11 हैं, और इसे संविधान संशोधन समिति के द्वारा जोड़ा गया है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है भारतीय उच्चायुक्त को लंदन में किया गया था। संसदीय समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। एक आपका होता है लोक लेखा समिति, उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, लोक लेखा समिति को ही क्या कहते हैं, लोक उपक्रम समिति कहते हैं, इससे 22 सदस्य होते हैं। एक आपका होता है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची से। मेघालय भारत का कौन क्रम का राज्य बना? याद रखिएगा, मेघालय जो है भारत का 21वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32A से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। देखिए पॉइंट ए दिया हुआ है, इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। तो ये सही है, 32A 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसे 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरसित किया गया। तो ये भी सही है, 1977 द्वारा इसे क्या गया था, निरसित किया गया था। तीसरा आपका है कि इसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता का अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो है यह आपका भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? तो याद रखिएगा, इसमें हम अगर देखें तो यह अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल सही है, और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये सही नहीं है। यह एक अभिसारी दर्पण है, ये भी आपका सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये आपका गलत है। अब सही कौन कौन है उसको हम लोग देख लें।
तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस किस भारतीय अर्थशास्त्री की रचना है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जेसी कुमारपा। जेसी कुमारपा का जो बुक है उसका नाम है इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस, और ये भारतीय हैं। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन को जो है समाप्त करते हैं, इतना ही पे। अगला सेट हम अगले टॉपिक को लेकर के बहुत जल्द आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो ठीक है, तो यहीं पे सेशन को समाप्त किया जाता है।